हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि रहेगी आज की साइंस की यानी कि विज्ञान की। ठीक है, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी और हीट के बारे में आज डिटेल्ड यानी कि आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल क्लास है दोस्तों, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास से क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब भी क्वेश्चन आपको घुमाए यानी कि एग्जाम में एग्जामिनर आपको घुमा के अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, जब आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होता है तो उसका भी आप आंसर दे देते हैं। अगर आपने एमसीक्यू पढ़ा हुआ है तो आप एमसीक्यू का ही आंसर दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को, आपका समय बर्बाद न करते हुए। हमारी क्लास दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं, देखते हैं हीट यानी कि थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हीट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है देखिए, थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला टॉपिक है हीट यानी कि ऊष्मा। हीट को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसके तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसके तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? जूल है, तथा सीजीएस मात्रक कैलोरी है। सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों? कैलोरी। इसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी नापा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी नापा जाता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। 252 कैलोरी होता है। ये अच्छे से आप सभी इनको नोट करके रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में पॉइंट आए हुए हैं। पढ़ते हैं, अगला है टॉपिक, अगला है ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ताप वह भौतिक कारक है। कैसा कारक है ताप दोस्तों? भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन के बारे में बताता है। ठंडेपन के बारे में या फिर दोस्तों गर्मपन के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखते हैं तापमापी के पैमाने। ये जो तापमापी के पैमाने हैं दोस्तों, यहाँ से हर एग्जाम में आपने जितने भी एग्जाम दिए होंगे, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे क्वेश्चन बना ही बना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस जो पैमाना है उसमें 0 से और 100 तक, 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक का ताप नापा जा सकता है। इसमें कितने पार्ट होते हैं? इसके 100 भाग होते हैं, 100 पार्ट होते हैं। प्रत्येक भाग 1 डिग्री सी का होता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पार्ट भी पूछे गए हैं, कहां से कहां तक होता है ये पूछा गया है। ठीक है, अब उसके बाद है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना दोस्तों 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट के बीच में काम करता है। इसमें 180 पार्ट यानी कि भाग होते हैं, तथा प्रत्येक भाग 1 फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक है दोस्तों, अब है अगला केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना दोस्तों 273 केल्विन से 373 केल्विन के मध्य में काम करता है, और इसमें 100 पार्ट यानी 100 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग 1 केल्विन का होता है। ठीक है, अच्छे से इनको नोट करके रखेंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं अगला पैमाना क्या होता है। रोमर या र्यूमर पैमाना कहते हैं इसे। ये 0 र्यूमर से 80 र्यूमर के बीच में काम करता है। इसमें 80 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग 1 र्यूमर का होता है। अब ये जो पैमाने हमने पढ़े हैं उनके उनमें कैसे संबंध बनाया जाता है, तो वो देखिए। सेल्सियस पैमाना 0 से स्टार्ट होता है और 100 भाग होते हैं इसके। 0 C-0 बट्टे कितना लिखा हमने? 100। ठीक है, ऐसे ही फ़ारेनहाइट पैमाना 32 से चालू होता है, 32 घटा दिया, बट्टे में 180 पार्ट होते हैं। केल्विन पैमाना 273 से चालू होता है, 273 घटा दिए, बट्टे 100 पार्ट होते हैं। र्यूमर या रोमर जो पैमाना है वो 0 से स्टार्ट होता है, 80 भाग इसके होते हैं। ऐसे हमने क्या किया है, इनको नोट कर लिया, लिख लिया। अब जो 0 है उनका कोई मतलब नहीं, सी में से 0 जाएगा तो सी बट्टा 100 रह गया, एफ माइनस 32 बट्टे 180 रह गया, के माइनस 273 बट्टे 100 रह गया, आर बट्टे 180 और आर बट्टे 80 रह गया दोस्तों। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट डाल करके याद कर लेंगे। तो ये जो, जैसे हमें सेल्सियस में कोई ताप दिया गया है, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो इन दोनों का उपयोग करेंगे, और हमें केल्विन में पूछ रहा है, दे रहा है, और सेल्सियस में पैमाना पूछ रहा है, तो इससे हम र्यूमर, केल्विन, फ़ारेनहाइट और जो
कि सेल्सियस है, इनसे संबंध निकाल के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आप डायरेक्ट भी इसे याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों परम शून्य किसे कहते हैं। किसे दोस्तों? परम शून्य के बारे में पढ़ते हैं। परम शून्य क्या होता है? तो परम शून्य दोस्तों ये है 0 डिग्री सी है, उसमें से -273.1.5 1.15 को घटा देते हैं तो ये केल्विन में चेंज हो जाता है। 1 केल्विन बराबर -273 डिग्री सी। ये तो इससे जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? परम शून्य ताप होता है। क्या होता है? परम शून्य ताप होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अलग अलग प्रकार की तापमापी के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी तापमापियां होती हैं दोस्तों अलग अलग? तो पहली होती है द्रव तापमापी। क्या होती है दोस्तों? द्रव तापमापी होती है पहली। तो द्रव तापमापी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है ये? द्रव तापमापी है ये। तो जो द्रव तापमापी है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार के तापमापी में पारा अथवा एल्कोहल इसका उपयोग करते हैं दोस्तों तापमापी में। इसमें याद रखना है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि द्रव तापमापी में किसका उपयोग किया जाता है। तो द्रव तापमापी में दोस्तों हम किसका उपयोग करते हैं? पारा अथवा एल्कोहल का उपयोग करते हैं, का उपयोग किया जाता है। यह तापमापी -30 डिग्री सी से 350 डिग्री सी तक के तापमाप को मापने के लिए उपयुक्त है। तो इसकी सीमा भी आप याद रखेंगे, -30 डिग्री सी से कहां तक है? से और 350 डिग्री सी तक की ये माप होती है यहाँ से। ठीक है, अगली है गैस तापमापी। अब द्रव तापमापी हो गया, अब गैस तापमापी है। इस तरह के तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यह तापमापी, ठीक है, 500 डिग्री सी के तापमाप को मापता है। हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने पर यह 1500 डिग्री सी के ताप को भी माप सकता है। यानी कि हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं हम H का, तो हम 500 डिग्री सी तक नाप पा रहे हैं, और अगर हम नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं तो हम कितने से? 1500 डिग्री सी नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है क्या है? प्लेटिनम तापमापी। क्या है दोस्तों? प्लेटिनम तापमापी। तो प्लेटिनम जो तापमापी है दोस्तों, इसमें इस प्रकार के तापमापी का उपयोग -200 डिग्री सी से और 1200 डिग्री सी तक के तापमाप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें किसका उपयोग होता है? प्लेटिनम का होता है। इसमें एक और होती है पूर्ण विकिरण तापमापी। क्या होती है दोस्तों? पूर्ण विकिरण तापमापी। तो जो पूर्ण विकिरण तापमापी है ये भी काफी एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये? इस प्रकार के तापमापी का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि का ताप मापने में किया जाता है। ठीक है, यह तापमापी 800 डिग्री सी से नीचे के तापमान को नहीं माप सकती, 800 से ऊपर के ही को नाप सकती है, क्योंकि इस तापमापी से नीचे की वस्तुएं विकिरण उत्सर्जित नहीं करती। यानी कि जो वस्तुएं विकिरण उत्सर्जित करती हैं वो विकिरण पूर्ण विकिरण तापमापी से नापी जा सकती हैं, और 800 डिग्री सी से नीचे की वस्तुएं पूर्ण विकिरण जो है नहीं उत्सर्जित करती। इसीलिए इससे 800 डिग्री सी से नीचे के ताप को नहीं मापा जा सकता। इसमें दूर स्थित वस्तुओं को मापा जाता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं? अवस्था में परिवर्तन। ये जो अवस्था में परिवर्तन है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए दोस्तों, पदार्थ की दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं मेनली। एक होती है भौतिक अवस्था और एक होती है रासायनिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक अवस्था है उसमें उसका बंटवारा करते हैं, तो उसमें आती है पहली ठोस, द्रव और गैस, और ये तो हो गई पहली स्टेज। ठीक है, दूसरी और तीसरी। अब क्या हुआ है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी दो अवस्थाएं और खोज ली हैं। तो भौतिक अवस्थाएं टोटल कितनी होती है दोस्तों? 5 अवस्थाएं होती है। कितनी? 5। पहली ठोस, द्रव, गैस, और चौथी है दोस्तों आपकी प्लाज्मा, और पांचवी है कौन सी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि आइंस्टीन और जगदीश चंद्र बोस ने इस अवस्था की खोज की थी, इसलिए उन दोनों के नाम पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं रासायनिक अवस्था में। रासायनिक अवस्था दो प्रकार की होती है, एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध या मिश्रण। शुद्ध में दो शुद्ध जो अवस्था है उसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं। दो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो तत्व होते हैं और एक यौगिक होते हैं। तत्व हमारे पास कितने हैं? तो मूलतः आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिक्सचर, यानी कि अशुद्धि।
अशुद्ध में इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी क्या होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के हों कण मिले हों, इसमें एक ही प्रकार के कण हों, वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में मूलतः आवर्त सारणी में कितने हैं, 118 तत्व हैं। उसमें से जो 98 तत्व हैं दोस्तों वो कैसे हैं, प्राकृतिक हैं यानी नेचुरल हैं। उसमें से 20 तत्व हैं वो रासायनिक हैं यानी कि जो बनाए गए हैं। टोटल 118 तत्व हैं। ये जो तत्व जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो धातु के रूप में होते हैं, एक अधातु के रूप में होते हैं। इसी प्रकार से यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक होते हैं और एक अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करेंगे आप। देखिए दोस्तों, जब हमें हमारे पास सॉलिड हो, सॉलिड को हम परिवर्तित करते हैं किसमें, पहले हीट देकर के लिक्विड में, और लिक्विड को और हीट देते हैं तो वो बन जाती है गैस। ऐसे ही आइस है, बर्फ है, बर्फ को मेल्टिंग करते हैं यानी गलाते हैं यानी कि जो ठंडा करते हैं तो पहले बनती है वो 0 डिग्री सी पर वाटर बनता है, और ठंडा करते हैं तो 100 डिग्री सी पर ये वेपर बन जाता है, बाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन के दौरान वस्तु के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अवस्था जो परिवर्तन होता है तो वस्तु के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे आप अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो गुप्त ऊष्मा जो है दोस्तों, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन में उपयोग की जाने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन में की जाने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, अब गलन की गुप्त ऊष्मा, तो गलन की क्या होगी, सॉलिड से जब लिक्विड बनाया है तो उसमें जो ऊष्मा लगेगी वो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लिक्विड से जब गैस बनाया जाएगा तो उसमें जो ऊष्मा लगेगी उसे हम बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अब है विशिष्ट ऊष्मा, क्या होती है, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सी बढ़ाने में उपयोग की गई ऊष्मा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल एक विशेष प्रकार का तत्व द्रव्य है, क्या है, द्रव नहीं है, द्रव्य है। इसका तापमान 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी, ये आप नोट करके रखेंगे, 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक बढ़ाने पर ऊष्मा दिए जाने पर पदार्थ की यह सिकुड़ता है। क्या करता है दोस्तों, सिकुड़ता है, तथा बाद में यह फैलता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। किस पर होता है, 4 डिग्री सी पर होता है जल का सर्वाधिक घनत्व। पानी में 1/10 भाग बर्फ का ऊपर तैरता है तथा 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। अच्छे से आप इसको नोट करके रखेंगे दोस्तों। यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी यूपी पुलिस में बना हुआ है कि जो बर्फ है कोई सी, तो उसे हम अगर पानी में डुबोते हैं तो उसका कितना भाग ऊपर दिखाई देगा और कितना भाग नीचे होगा। तो ऊपर दिखाई देने वाला भाग जो होगा वो कितना होगा, 1/10 होगा, और अंदर की साइड 9/10 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ऊष्मा संचरण पर। ऊष्मा संचरण, ठीक है, ऊष्मा संचरण कितने प्रकार से होता है, तो ये मुख्यतः होता है 3 प्रकार से, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि से। तो इसमें पहली हेडिंग पढ़ते हैं हम चालन विधि। चालन विधि जो है वो सॉलिड में काम करती है दोस्तों, सॉलिड एंड ठोस में। चालन ऊष्मा के संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के बिना स्थानांतर के संपादित होता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतर चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है संवहन विधि। तो ये लिक्विड में होती है, लिक्विड से गैस में। ठीक है, संवहन ऊष्मा के संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होता है। द्रवों तथा गैसों में स्थानांतरण इसी विधि द्वारा होता है। द्रव में भी होता है और दोस्तों और गैस में भी होता है। अब आते हैं विकिरण पर। विकिरण पर कौन सी है अगली विधि, है विकिरण। यह ऊष्मा के संचरण की वह विधि है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इसे बिना माध्यम के होता है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट करेंगे। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है। हमारा वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। किस विधि से, संवहन विधि से ही गर्म हो जाता है। अगला है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा तथा उसके विभिन्न रूपों को कार्य में परिवर्तित करते हैं। साथ ही ऊष्मा के
भौतिक एवं रासायनिक गुणों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे भाप इंजन में ऊष्मा का 8 से 10% ही उपयोग होता है। किसमें दोस्तों? भाप इंजन में ऊष्मा का कितने परसेंट? 8 से 10% ही उपयोग होता है। एक पेट्रोल इंजन में 25 से 30% उपयोग होता है। डीजल इंजन में 30 से 35% उपयोग होता है। ठीक है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी के नियम है उसमें से पढ़ते हैं पहला नियम। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है दोस्तों? यह नियम ऊष्मा के संचरण के नियम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो यह दो प्रकार के कार्य में व्यय होती है। पहली वस्तु की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में, दूसरी बाह्य कार्य वृद्धि होने में। ठीक है दोस्तों, यह है आपका ऊष्मागतिकी का पहला नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा क्या है? दूसरे नियम को हम केल्विन के अनुसार व्यक्त करते हैं। तो केल्विन के अनुसार ऊष्मा का पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित होना असंभव है। क्या कहा है केल्विन ने? कि जो ऊष्मा है उसका पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित होना क्या है? असंभव है। ठीक है। अब है क्लासियस या सेल्सियस के अनुसार। इसके अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तुओं से अधिक ताप की वस्तुओं की ओर प्रवाहित नहीं होती। कम से अधिक की नहीं होगी, अधिक से कम की तरफ तो हो जाएगी। ये किसने कहा है? सेल्सियस ने कहा है। ठीक है। तो सेल्सियस किसने दिया है? आपका ये जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है वो केल्विन ने और सेल्सियस ने मिलकर दिया है। अब पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ ने क्या कहा है? अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे एक सफेद गेंद तथा एक काली गेंद को समान ताप देकर एक अंधेरे कमरे में रखा जाए तो काली गेंद अधिक चमकदार दिखेगी, क्यों दिखेगी? क्योंकि यह अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। ठीक है। अगला नियम है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या है दोस्तों? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की उत्सर्जित क्षमता उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, यह है स्टीफन का नियम। अब देखते हैं यांत्रिकी क्या होती है। मात्रक तथा मापन। ठीक है। यांत्रिकी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? मात्रक तथा मापन। तो मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये मात्रक दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है। वे मात्रक जो दूसरों पर निर्भर न करे, स्वतंत्र अवस्था हो, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि। ये मूल मात्रक कितने हैं दोस्तों? तो 7 हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं? तो हमने अभी पढ़ा कौन कौन से हैं दोस्तों। एक तो है लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनसे बहुत बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बने हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करके रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं कुछ पद्धतियां। ठीक है। तो सीजीएस पद्धति है जो है फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, जिसे फ्रेंच ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेंच ने। और अगली है एफपीएस, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम ने दिया है, इसे ब्रिटेन में बनी है ये। एमकेएस पद्धति जो है 1960 में जिनेवा में बना सिस्टम है एमकेएस। एसआई पद्धति इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं इसे। एसआई पद्धति को इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं और ये 1967 में बनी है। कब बनी है दोस्तों? 1967 में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं वो पढ़ते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए सीजीएस पद्धति में लंबाई का जो लेंथ का मात्रक है वो होता है सेंटीमीटर। मास द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है। टाइम होता है वो सेकंड में होता है। और फुट पाउंड श्रेणी में, ठीक है, ये फुट में होती है लेंथ, पाउंड में होता है द्रव्यमान, सेकंड में होता है टाइम। एमकेएस पद्धति में मीटर में होता है लेंथ और मास यानी द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, समय होता है सेकंड में। और एसआई यूनिट में, ठीक है, लेंथ होती है मीटर में, मास द्रव्यमान होता है किलोग्राम में और समय होता है सेकंड में। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा हमने अच्छे से। ठीक है। और आपने एंजॉय भी किया होगा, आपको मजा भी आया होगा और आप इनको जब पढ़ेंगे तो अच्छे लंबे समय तक, ये आप थियोरेटिकल क्लास है इसलिए आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।